नमस्कार दोस्तों। तो आज हम चर्चा करेंगे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। आप में से बहुत से लोगों का फीडबैक मुझे मिला कि आप प्लीज हिंदी में भी वीडियो बनाइए। तो आप सबकी डिमांड पे आज हम डिस्कस करते हैं एमडीजीज को और एसडीजीज को हिंदी में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस पिक्चर से। ये जो पेंटिंग है ये थाउजेंड्स ऑफ इयर्स बैक अर्ली ग्रीक सिविलाइजेशन को दर्शाती है। इसमें क्या है, एक ओपन स्पेस हुआ करता था ग्रीक सिविलाइजेशन में जिसे अगोरा कहते थे। यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज एक साथ चलती रहती थी। यहाँ पे पॉलिटिकल डिस्कशंस होती थी, वोटिंग होती थी, सोक्रेट्स जैसे इंटेलेक्चुअल यहाँ पे डिबेट्स किया करते थे और साथ में जगह जगह से लोग अपना सामान लाके बेचा भी करते थे। कुछ कमर्शियल ट्रांजैक्शंस भी साथ साथ होती थी और साइड में कहीं छिपी हुई स्लेव मार्केट भी चला करती थी। तो ऐसे कमर्शियल ट्रांजैक्शंस, ट्रेड, पॉलिटिकल डिस्कशंस, एकेडमिक डिस्कशंस, इंटेलेक्चुअल डिस्कशन सब साथ साथ चलता था। अब इसको हम मेटाफर की तरह यूज क्यों कर रहे हैं ग्लोबल गोल्स के लिए? अब आपने अपनी बुक्स में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स देखे होंगे। वहां पे आप याद करते हैं कि हाँ, इतने गोल हैं, इतने टारगेट हैं, इतने इंडिकेटर है, गोल नंबर 1 है ये और इस तरह से। लेकिन ये गोल है क्यों, मतलब क्यों आए ये गोल, किस लिए आए और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है? तो इन गोल्स को एक राजनीतिक पहलू से, एक सामाजिक पहलू से और एक ग्लोबलाइजेशन के पहलू से भी इनको देखना जरूरी है। तो आइए इसको डिटेल में समझते हैं। तो जो एजेंडा रहेगा हमारा वीडियो का, पहले हम देखेंगे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल से शुरू करेंगे कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का ओरिजिन कैसे हुआ, क्यों ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आए, कैसे कैसे आए, क्या स्टेप्स थे, इनको एक ओवरव्यू इनकी देखेंगे। फिर हेल्थ के कंटेक्स्ट में एमडीजीज को डिस्कस करेंगे कि हेल्थ रिलेटेड एमडीजीज कौन कौन से हैं। अब एमडीजीज की कुछ लिमिटेशंस भी रही होंगी, कुछ उनका क्रिटिसिज्म भी हुआ होगा। तो उसके बाद ट्रांजिशन हुआ एसडीजीज को, तो हम एसडीजीज को ट्रांजिशन देखेंगे। फिर हम हेल्थ रिलेटेड एसडीजीज को देखेंगे और उससे रिलेटेड हम चैलेंजेस और प्रोस्पेक्ट्स को स्टडी करेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है आपके लिए, प्लीज एंड तक बने रहिएगा। तो हम बात करते हैं ओरिजिन की एमडीजीज का। तो क्या जब मिलेनियम शुरू हुआ, 2000 आया, तो क्या वैसे यूनाइटेड नेशंस को लगा कि चलिए कुछ डेवलपमेंट गोल्स निकाल देते हैं, कुछ 8 गोल्स हम रख देते हैं दुनिया के सामने? कैसे इनका ओरिजिन हुआ? तो आइए देखते हैं। देखिए, जो चर्चा है सामाजिक मुद्दों पे या डेवलपमेंट के जो मुद्दे हैं उनके ऊपर, वो तो शुरू से ही होती, जब से सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई है तभी से ये चर्चाएं जो हैं शुरू हो गई थी। और लेकिन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की अगर बात करते हैं तो 1990s के कुछ की सबमिट थे जिन्होंने इसका बेस बनाया था। जैसे 1990 में एक समिट था, वर्ल्ड समिट फॉर चिल्ड्रन इन 1990, वर्ल्ड समिट फॉर चिल्ड्रन। इसमें क्या था कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट को डिस्कस किया गया था। डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर जो 5 साल से छोटे बच्चों की मौतें होती हैं या जो 1 साल से छोटे बच्चों की मौतें होती हैं, वो एक काफी चर्चा का विषय था उस समय पे, जिसको कि इस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस किया गया था। उसके बाद एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट इन 1995। इस समिट में क्या था कि पॉवर्टी रिडक्शन को डिस्कस किया गया था। तो
बच्चों में होने वाली मौतें, माओ में होने वाली मौतें, और जो गरीबी थी उस वक्त बहुत सारे देशों में, अफ्रीकन कंट्रीज में, एशियन कंट्रीज में, डेवलपिंग कंट्रीज में, वो मतलब बहुत ज्यादा 1990s में गरीबी थी कि मेजॉरिटी ऑफ देयर पॉपुलेशन दे डिड नॉट, उनको दो समय का पेट भर के खाना भी उस समय पे एक प्रॉब्लम थी। तो ये सब मुद्दे 1990s में चर्चा का विषय थे। फिर क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD ने कुछ इंटरनेशनल डेवलपमेंट गोल्स रखे। अब OECD क्या है? OECD 38 कंट्रीज का एक ग्रुप है, और जब इसकी शुरुआत हुई थी तो मेजॉरिटी इसमें यूरोपियन कंट्रीज थी। पहले यूरोपियन कंट्रीज थी, फिर और भी कुछ देश इसमें शामिल हो गए। तो इसकी जो डेवलपमेंट असिस्टेंस कमिटी है, DAC, उन्होंने कुछ इंटरनेशनल डेवलपमेंट गोल्स बनाए थे। अब ये जो गोल्स थे ये 6 मेन हेडिंग्स के अंडर थे। इनमें जो चर्चा की गई थी, एजुकेशन के बारे में चर्चा की गई थी कि एटलीस्ट प्राइमरी एजुकेशन तो वर्ल्ड में हर बच्चे को मिलनी ही चाहिए। फिर जेंडर इक्वालिटी की बात की गई थी, बिकॉज वुमेन एम्पावरमेंट उस वक्त काफी चर्चा का विषय था। फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ये दो ऐसे टॉपिक हैं कि सबसे पहले जो चर्चा का विषय बने थे वो यही बने थे कि बच्चों में होने वाली मौतें और माओ में होने वाली मौतें। फिर कायरो कॉन्फ्रेंस थी जिसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ को डिस्कस किया गया था, वो भी इसका एक मुद्दा था। फिर एनवायरमेंटल को डिस्कशंस जो थी एनवायरमेंट को लेके, क्लाइमेट को लेके, ये 1970s से ही शुरू हो गई थी, और 1990s पे काफी जोरों पे थी ये डिस्कशंस। तो ये भी एक हेड था इंटरनेशनल डेवलपमेंट गोल्स का। तो ये तो हो रहा था OECD में, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन और डेवलपमेंट में, और साथ ही साथ जैसे हमने बताया कुछ समिट्स भी हो रहे थे 1990s में। और फिर UN ने 2000 में एक रिपोर्ट निकाली, वी द पीपल्स द रोल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इन द 21st सेंचुरी। अब ये जो UN की रिपोर्ट थी इसमें भी पॉवर्टी रेडिकेशन एक लीडिंग इश्यू था। उसमें जैसे कि बताया कि बहुत सारी कंट्रीज में गरीबी बहुत ज्यादा थी, भूखमरी बहुत ज्यादा थी, और वो एक लीडिंग इश्यू था उस टाइम पर, जो कि इस रिपोर्ट का टॉपिक ऑफ डिस्कशन था। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि एक कॉमन डॉक्यूमेंट निकाला गया, OECD, UN, और इसमें IMF और वर्ल्ड बैंक भी आके जुड़ गए, और इन्होंने एक कॉमन डॉक्यूमेंट निकाला जून 2000 में। और इस डॉक्यूमेंट का नाम था अ बेटर वर्ल्ड फॉर ऑल, प्रोग्रेस टुवर्ड्स द इंटरनेशनल डेवलपमेंट गोल्स। और इसमें जो गोल्स रखे गए वो काफी हद तक IDG से सिमिलर थे। एक नया गोल इसमें ऐड किया गया, गोल 8, दैट वाज ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, बिकॉज ये काइंड ऑफ अलग अलग जगह पे जो चर्चाएं चल रही थी उन सबको मिला के एक प्लेटफॉर्म पे आके ये एक पार्टनरशिप थी। उसके बाद दोस्तों मोंटेरे कंसेंसस हुआ, एक UN कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट। ये कॉन्फ्रेंस हुई मोंटेरे में, जिसे मोंटेरे कंसेंसस कहते हैं। इसके अंदर क्या हुआ कि जो डेवलप्ड नेशंस हैं उन्होंने कहा कि हम इन गोल्स को अचीव करने के लिए, डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए एक फंड्स क्रिएट करेंगे, और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी मदद करेंगे ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें, अपनी जो ये सामाजिक आर्थिक प्रॉब्लम्स हैं इनको वो सॉल्व कर सके। तो मोंटेरे कंसेंसस में इंटरनेशनल डेवलपमेंट गोल्स जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के रूप में उभर कर आए, उनको मोंटेरे कंसेंसस में फाइनेंसिंग का अप्रूवल मिला,
और फाइनली मिलेनियम समिट में 6 सितंबर 2000 को इसको दुनिया के सामने रखा गया और एक मिलेनियम डेक्लेरेशन हुई। मिलेनियम डेक्लेरेशन में एमडीजीज को अडॉप्ट किया गया। 189 नेशंस ने इनको ऑफिशियली एग्री किया। तो इस तरह से मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एग्जिस्टेंस में आए। अब ये है क्या मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स? ये आप लोग जानते होंगे सब। 8 स्पेसिफिक गोल्स हैं ये। पॉवर्टी और हंगर को इरेडिकेट करना, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन को अचीव करना, मतलब जो गरीबी है, भुखमरी है, उसको मिटाया जाए, सब बच्चों को एटलीस्ट प्राइमरी एजुकेशन सब बच्चों को मिले। फिर जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट किया जाए, वुमेन को एम्पावर किया जाए, और चाइल्ड मोर्टेलिटी को कम किया जाए, मैटरनल हेल्थ को इम्प्रूव किया जाए, और 3 डिजीजेस पे इस पे स्पेसिफिकली फोकस किया गया कि HIV, एड्स, मलेरिया और ट्यूबरक्यूलोसिस जो बीमारियां हैं इनकी रोकथाम की जाए, और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर किया जाए, और फाइनली ये सब जो गोल हैं गरीबी भुखमरी मिटाने के, प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड जेंडर इक्वालिटी के, मोर्टेलिटी को कम करना, बीमारियों की रोकथाम और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इन सबको अचीव करने के लिए एक ग्लोबल पार्टनरशिप बनाई जाए। देशों के बीच में एक पार्टनरशिप बनाई जाए ताकि एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे आके सारे देश जो हैं एक कलेक्टिव एफर्ट लगा सके, अपनी प्रॉब्लम्स को कलेक्टिवली वो एड्रेस कर सके। अब यहाँ पे बात करते हैं हेल्थ रिलेटेड एमडीजीज की। वैसे तो दोस्तों हमने सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, आप प्लीज सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ वाली वीडियो जरूर देखिएगा। उसमें ये बताया गया है कि सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ होते हैं हेल्थ के, तो जो लिविंग और वर्किंग कंडीशंस हैं सभी चीजें हेल्थ को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करती हैं। पर कुछ एमडीजीज हैं जो डायरेक्टली हेल्थ से रिलेटेड है। इसमें MDG 4 जो है हमारा, रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी को कम करना, MDG 5 जो है मैटरनल हेल्थ को इम्प्रूव करना, और MDG 6 जिसमें HIV, एड्स, मलेरिया, ट्यूबरक्यूलोसिस की रोकथाम की बात की गई है। ये 3 गोल्स जो है वो डायरेक्टली हेल्थ से रिलेटेड है। तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं इन तीनों गोल्स को। पहला जो चाइल्ड मोर्टेलिटी से रिलेटेड MDG 4 है, इसमें जो हमारा टारगेट है वो है कि 2/3 से हमें कम करना है अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट 2015 से। और इसके लिए कुछ इंडिकेटर्स हैं, जिसमें एक अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, और प्रोपोर्शन ऑफ 1 year old चिल्ड्रन इम्यूनाइज्ड अगेंस्ट मीजल्स। अब टारगेट और इंडिकेटर में फर्क क्या है? पहली बात तो ये, तो गोल है हमारे सामने जिसकी तरफ हमें आगे बढ़ना है, जिसके लिए हमें काम करना है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो कुछ हम टारगेट रखते हैं कि हाँ इतना हमें इतने टाइम तक अचीव कर लेना है। अब उसको मेजर कैसे करेंगे कि कितना अचीव हो गया? उसको मेजर करने के लिए हमारे पास इंडिकेटर्स होते हैं। तो आगे MDG 5 जो है हमारा इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, उसमें टारगेट था कि 3 क्वार्टर से हमें मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो को कम करना है। और ये कब तक करना है? इनकी जो टाइमलाइन थी ये 2015 तक थी। 2015 तक हमें ये सारे टारगेट्स अचीव करने थे। और फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड एक टारगेट है, और इनको मेजर करने के लिए इंडिकेटर्स हैं, जिसमें मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो क्या होती है दोस्तों? कि प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉजेज से प्रेगनेंसी के दौरान या चाइल्ड बर्थ के दौरान या चाइल्ड बर्थ के 42 डेज के अंदर प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉजेज से अगर मदर की डेथ होती है तो उसको मैटरनल मोर्टेलिटी कहते हैं। उसी को कम करने की यहाँ बात हो रही है, और मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो एक इंडिकेटर था। फिर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को काफी प्रमोट किया जा रहा है उसी टाइम से।
स्किल्ड हेल्थ पर्सनल से कितने बर्थ अटेंड हुए, ये एक इंडिकेटर था, और कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस रेट एक इंडिकेटर था। एडोलेसेंट बर्थ रेट को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, क्योंकि जो काफी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे मैटरनल मोर्टेलिटी का एक मेजर कॉज होता है टीनेज प्रेगनेंसीज, तो उसको एड्रेस करने के लिए यहाँ पे एडोलेसेंट बर्थ रेट को एज एन इंडिकेटर इंक्लूड किया। फिर एंटीनेटल केयर कवरेज, आप सबको पता होगा कि एंटीनेटल केयर के लिए प्रेगनेंसी के दौरान 4 विजिट्स जरूर होनी चाहिए हेल्थ सेंटर में, तो उसको ट्रैक करने के लिए एक इंडिकेटर है, मेजर करने के लिए। एंड देन एक इंडिकेटर है अनमेट नीड फॉर फैमिली प्लानिंग के लिए। तो ये MDG 5 के बारे में था, जो कि था इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ। MDG 6 पे आते हैं, जहाँ पे HIV, एड्स, मलेरिया और ट्यूबरक्यूलोसिस को मेनली देखा गया रोकथाम के लिए। अब इसमें टारगेट है कि हमें HIV एड्स का जो स्प्रेड है वो 2015 तक रोक देना है और रिवर्स करना शुरू कर देना है। फिर अगला ये है कि जिनको हो चुका है ऑलरेडी HIV एड्स, उनको ट्रीटमेंट मिले प्रॉपरली। तो इसी तरह से मलेरिया का भी है कि उस मलेरिया के स्प्रेड को भी 2015 तक रोक देना है, रिवर्स करना शुरू कर देना है। और फिर इंडिकेटर्स जो लिए गए वो HIV प्रेवलेंस, कॉन्डम यूज, नॉलेज ऑफ HIV एड्स, स्कूल अटेंडेंस ऑफ ऑर्फन्स, एक्सेस टू एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स, ये सब HIV से रिलेटेड इंडिकेटर्स लिए गए। फिर मलेरिया से रिलेटेड डेथ रेट को देखना, इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड बेड नेट्स अंडर 5 चिल्ड्रन को वो प्रॉपरली एक्सेसिबल है कि नहीं है उसको देखना, और एंटी मलेरियल ड्रग्स बच्चों को एक्सेसिबल है कि नहीं उसको देखना। और फिर ट्यूबरक्यूलोसिस से रिलेटेड ट्यूबरक्यूलोसिस का इंसिडेंस, प्रेवलेंस, उसका डेथ रेट, और जिनको ट्यूबरक्यूलोसिस हो चुका है उनको डॉट्स से मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो ये सब इन बीमारियों की रोकथाम के लिए ये टारगेट बनाए गए, और उन टारगेट्स को मेजर करने के लिए ये इंडिकेटर्स बनाए गए। इसको आप डिटेल्स में लेटर ऑन देख सकते हैं अच्छे तरह से। अब दोस्तों वापस आते हैं अपनी सोशियो पॉलिटिकल डायमेंशंस के तरफ। तो हमने देखा कि MDGs कैसे अस्तित्व में आए, किस तरह से इन्हें आगे रखा गया। अब कुछ इनकी लिमिटेशंस जरूर रही होंगी, कुछ क्रिटिसिज्म हुआ होगा, तो काफी स्कॉलर्स ने पॉइंट आउट किया काफी लिमिटेशंस को, देख लेते हैं जरा। तो पहला तो ये कि काफी इश्यूज इसमें कवर नहीं किए गए, जैसे कि ह्यूमन राइट्स का या ट्रांसजेंडर्स का, और इवन वुमेन एम्पावरमेंट भी होलिस्टिकली कॉम्प्रिहेंसिवली इसको कवर नहीं किया गया। अगर हेल्थ की हम बात करें तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को एड्रेस नहीं किया गया। फिर मेंटल हेल्थ है, जेरियाट्रिक हेल्थ है, निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस हैं, तो काफी इनका नैरो स्कोप था MDGs का, और काफी चीजें छूट गई थी इसमें से। फिर दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात थी, खासकर सोशियो पॉलिटिकल एंगल से अगर हम देखें, तो जब हमने ये देखा पीछे कि MDGs कैसे अस्तित्व में आए, तो उसमें OECD के IDGs थे, UN की 2000 रिपोर्ट थी, IMF वर्ल्ड बैंक का पार्टिसिपेशन था। तो जो ग्लोबल साउथ है उनको लगा कि कहीं हमको पीछे छोड़ दिया गया या हमारी वॉइसेस को नहीं सुना गया, और काइंड ऑफ MDGs उनके ऊपर इम्पोज कर दिए गए, उनको उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी इसके अंदर। फिर अगली जो लिमिटेशन स्कॉलर्स ने पॉइंट आउट की, जब अचीवमेंट देखी MDGs की, MDGs 2015 तक अचीव करने थे, 2015 आया, और 2015 में जब हमने रिसर्च करी, जब डेटा कलेक्ट किया, डेटा को एनालिसिस किया और देखा कि कहाँ पे कितनी अचीवमेंट हुई है MDGs की, तो ये देखा कि जो डेवलप्ड कंट्रीज थी
वहां पे तो काफी हद तक अचीवमेंट हो गई थी, वहां पे तो इन्फेंट मोर्टेलिटी कंट्रोल में आ गई थी, मैटरनल मोर्टेलिटी कंट्रोल में आ गई थी, बीमारियों की रोकथाम भी हो गई थी। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज थी वहां पे प्रॉब्लम ज्यों की त्यों बनी हुई थी, वहां पे वही अभी भी मुद्दे थे, गरीबी के, भुखमरी के, इन्फेंट मोर्टेलिटी के, मैटरनल मोर्टेलिटी के। और अचीवमेंट भी हुई थी काफी कंट्रीज में, जैसे इंडिया में काफी अचीवमेंट हुई थी। लेकिन अगर इसको हम स्ट्रेटा वाइज देखें तो जो अपर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी था, इस पे काफी रिसर्च पेपर्स हैं जो आप सर्च कर सकते हैं, बहुत इस पे रिसर्च हुई है। तो वेल्थ इंडेक्स वाइज जब डाटा एनालाइज किया गया, या लेवल ऑफ डेप्रिवेशन वाइज जब डाटा एनालिसिस किया गया, तो जो वेल्दियर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वहां पे तो हमें गोल्स अचीव होते दिख रहे थे। लेकिन जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर थे, जो गरीब स्ट्रेटा था, वहां पे प्रॉब्लम्स ज्यों की त्यों बनी हुई थी, वहां पे अभी भी एक्सेस ही नहीं थी हेल्थ सर्विसेज को लेके, और इन्फेंट मोर्टेलिटी, मैटरनल मोर्टेलिटी, सब कुछ ज्यों का त्यों वहां पे बना हुआ था। फिर एक और इसमें मुद्दा था हमारा, वो ये था कि ग्लोबल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स, और जो ग्लोबल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स की वजह से इनइक्वालिटी है विश्व में, जो ट्रेड इम्बैलेंस है, जो डेब्ट है, उसको डिस्कस ही नहीं किया गया था। फॉर एग्जांपल मोनेटरी कंसेंसस में ये कहा गया कि फंड्स एक फंड बनाया जाएगा जिसमें डेवलप्ड कंट्रीज मदद करेंगी डेवलपिंग कंट्रीज की, कि वो अपने डेवलपमेंटल गोल्स को अचीव कर सके। पर जो इकोनॉमिक असिस्टेंस थी वो दी गई डेप्ट के रूप में। एंड दोस्तों, नथिंग कम्स एज अ फ्री गिफ्ट। तो उसमें क्या था कि लोन कंडीशनैलिटीज अटैच थी, लोन के रूप में उनको वो इकोनॉमिक असिस्टेंस दी गई, और साथ में लोन कंडीशनैलिटीज अटैच थी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो अपनी मार्केट को खोलें ताकि फॉरेन कंपनीज आए वहां पे बिजनेस करें। फिर ट्रेड निगोशिएशंस हुए, एग्रीमेंट साइन हुए, जिसमें डेवलपिंग कंट्रीज अपना पक्ष इतना ज्यादा नहीं रख पाती हैं, जिसमें डेवलप्ड कंट्रीज का ही दबदबा बना रहता है। तो ये सब चीजें इसमें इतनी डिस्कस नहीं की गई। फिर एमडीजीज के बाद आए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एसडीजीज। तो पहला कारण तो ये था कि एमडीजीज 2015 तक हमें अचीव करने थे। अब 2015 के बाद हमें नया एजेंडा चाहिए था, नए गोल्स चाहिए थे, एक पोस्ट 2015 डेवलपमेंट एजेंडा के लिए काम शुरू हो गया। फिर जो लिमिटेशंस हमने देखी, एमडीजीज की लिमिटेशंस देखी, उनका जो क्रिटिसिज्म हुआ, तो उसको ओवरकम करने के लिए या उसमें सुधार करने के लिए हमें न्यू सेट ऑफ गोल्स चाहिए थे। तो जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आए थे, इन्होंने सीखा एमडीजीज के क्रिटिसिज्म से। एसडीजीज का स्कोप वाइडर था, इसमें बहुत सारी चीजों को कवर किया गया। और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है, इसमें कंसल्टेटिव अप्रोच थी, इसमें जो ग्लोबल साउथ है वहां की कंट्रीज को भी कंसल्ट किया गया। फॉर एग्जांपल, जो एसडीजी का प्रपोजल है वो ग्वाटेमाला और कोलंबिया ने रखा Rio+20 कॉन्फ्रेंस में, Rio+20 कॉन्फ्रेंस जो ब्राजील में हुई थी। फिर एक ओपन वर्किंग ग्रुप बना एसडीजीज को बनाने के लिए। 30 सीट्स थी इस ओपन वर्किंग ग्रुप में, जिसमें कि 7 सीट्स अफ्रीकन कंट्रीज को दी गई, 7 सीट एशिया पैसिफिक रीजन को दी गई, 6 सीटें लैटिन अमेरिकन और कैरिबियन कंट्रीज को दी गई, 10 सीटें यूरोपियन कंट्रीज को दी गई। तो इसके अंदर सभी कंट्रीज का हमें पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। फिर एक और इम्पोर्टेंट बात थी कि सिविल सोसाइटी का भी फीडबैक यहाँ पर लिया गया। सिविल सोसाइटी से भी पूछा गया कि क्या क्या आप इंक्लूजन चाहते हैं एसडीजीज के अंदर। एक वेबसाइट बनाई गई जहाँ पे सिविल सोसाइटी अपना फीडबैक दे सके। तो ये भी इसमें एक जो एमडीजीज की लिमिटेशन थी उसको ओवरकम किया गया। तो फाइनली
25 सितंबर 2015 में यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट हुआ, जहां पे कि एसडीजीज को अडॉप्ट किया गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट जो 2015 में हुआ, वहां पे एक न्यू डेवलपमेंट एजेंडा लॉन्च हुआ जिसको बोला गया ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ पे एसडीजीज को अडॉप्ट किया गया और एसडीजीज की अगर हम बात करें तो ये 17 गोल्स हैं, 169 इसमें टारगेट्स हैं और 330 इंडिकेटर्स हैं। एज कंपेयर टू एमडीजीज, एसडीजीज इंटीग्रेटिव है, इंटरकनेक्टेड है और 2015 में ये एसडीजीज आए थे और एसडीजीज को अचीव करना था 2030 तक। अब हम हेल्थ रिलेटेड एसडीजी की बात करते हैं। सो अगेन आप सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ वाली वीडियो देखिएगा। वैसे तो सभी एसडीजीज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हेल्थ से रिलेटेड है, पर जो डायरेक्टली हेल्थ पे ही बना हुआ है एसडीजी वो है एसडीजी 3, एंश्योर हेल्दी लाइव्स एंड प्रमोट वेलबींग। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पहली बार ग्लोबल गोल्स में वेलबींग शब्द का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि अभी तक तो हम बस मौतों को कम करने की बात ही करते आए थे, मोर्टेलिटी कम करना है, मोर्टेलिटी कम करना है, लेकिन जो एक क्वालिटी ऑफ लाइफ है या जो वेल बीइंग है उसको पहली बार यहाँ पे इंक्लूड किया गया। 13 टारगेट्स हैं इस एसडीजी 3 में, जिसमें टारगेट 3.1 टू 3.9 जो है वो आउटकम टारगेट्स हैं और 3.A, 3.B, 3.C, 3.D जो है मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन टारगेट्स हैं। अब दोस्तों इसका क्या मतलब है? जो 3.1 से 3.9 है उसमें है, उन टारगेट्स में है कि हमें ये अचीव करना है, ये अचीव करना है, कि आउटकम क्या चाहिए हमें, हम जो हेल्थ में काम कर रहे हैं, जो हम अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं, उसका क्या हमें आउटकम चाहिए, वो 3.1 टू 3.9 में है। अब हम इस आउटकम्स को कैसे अचीव करेंगे, कौन से तरीके इस्तेमाल करेंगे, तो वो कुछ मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इसमें सजेस्ट किए गए हैं जो कि 3.A टू 3.D के अंदर हैं। 28 इंडिकेटर्स हैं एसडीजी 3 में और इसमें बहुत सारी एस्पेक्ट्स इंक्लूड करी गई हैं जो कि हम अभी थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। टारगेट 3.1 है मैटरनल मोर्टेलिटी के ऊपर, तो मैटरनल मोर्टेलिटी को रिड्यूस करने के लिए एमडीजी में भी था ये और अब एसडीजी में भी ये है मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, और वही स्किल हेल्थ पर्सनल वाला वही इंडिकेटर्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं। फिर इसी तरह न्यूबॉर्न और चिल्ड्रन की जो डेथ्स, प्रिवेंटेबल डेथ्स हैं, उनको रिड्यूस करने के लिए टारगेट है। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट और न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट यहाँ पे इंडिकेटर लिए गए हैं। अब यहाँ पे न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट को इंडिकेटर लिया गया है क्योंकि जब हमने 2015 में देखा कि क्या प्रोग्रेस हुई है, तो न्यूनेटल मोर्टेलिटी एक मेजर प्रॉब्लम था। दोस्तों 5 साल से छोटा बच्चा बहुत वल्नरेबल होता है और 5 साल से छोटे बच्चों में मोर्टेलिटी रेट काफी ज्यादा होता है। उससे भी ज्यादा मोर्टेलिटी होती है 1 साल से छोटे बच्चे में, इन्फेंट मोर्टेलिटी में, और सबसे क्रिटिकल पीरियड होता है फर्स्ट 28 डेज ऑफ लाइफ, जो कि नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट जो है वो इवन डेवलप्ड नेशंस में भी इट्स एन इम्पॉर्टेंट एरिया टू बी एड्रेस्ड। फिर वही एड्स, ट्यूबरक्यूलोसिस, मलेरिया को की रोकथाम के लिए टारगेट लिया गया और यहाँ पे इस बार निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस भी इंक्लूड किया गया। निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस ट्रॉपिकल कंट्रीज में होने वाले क्लाइमेट से रिलेटेड, टेम्परेचर से रिलेटेड कुछ डिजीजेस हैं, जैसे कि इसमें लिशमैनियासिस है, शिस्टोसोमियासिस है, स्केबीज है, इवन डेंगू, चिकनगुनिया भी निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस में आता है, तो ये भी इसमें शामिल किए गए। और इंडिकेटर्स इन्हीं डिजीजेस से रिलेटेड
इनकी प्रेवलेंस को कम करना और इनको हॉल्ट करना, रिवर्स करना, और उसी से रिलेटेड यहाँ पे इंडिकेटर्स लिए गए। फिर एक इम्पॉर्टेंट एडिशन यहाँ पे था नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। जैसे कि हमने एमडीजी की लिमिटेशंस में पढ़ा कि उसमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को कवर नहीं किया गया था, तो एसडीजीज में नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को कवर किया गया। इसमें कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, कैंसर, डायबिटीज, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीजेस, इनको इंडिकेटर्स में लिया गया, इनको इनकी रोकथाम जो था वो टारगेट्स में लिया गया। और मेंटल हेल्थ भी यहाँ पे इंक्लूड हुआ, सुसाइड मोर्टेलिटी रेट भी एक इंडिकेटर था। फिर सब्सटेंस अब्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, अल्कोहल अब्यूज, सब्सटेंस अब्यूज, इसको शामिल किया गया एसडीजीज में। कवरेज ऑफ ट्रीटमेंट इंटरवेंशन, इसका हार्मफुल यूज, इससे रिलेटेड इंडिकेटर्स को इसमें शामिल किया गया। तो देखो कितने सारे इसमें हमको नए जो एरियाज हैं वो इंक्लूड किए गए एसडीजीज में, जो एमडीजीज में नहीं थे। निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, मेंटल हेल्थ है, सब्सटेंस अब्यूज है। अब एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, डेवलपिंग कंट्रीज में खासकर जो डेथ्स होती हैं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से, वो एक मेजर प्रॉब्लम है, तो उससे रिलेटेड टारगेट इसमें इंक्लूड किया गया। फिर सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये एमडीजीज में भी लिया गया था, यहाँ पे भी इसे लिया गया। एडोलेसेंट बर्थ रेट से रिलेटेड एक इंडिकेटर था। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, ये एक टारगेट किया गया, क्योंकि देखो जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज में, उनको हेल्थ सर्विसेज एक्सेसिबल ही नहीं है। आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी हॉस्पिटल की बिल्डिंग्स के पीछे स्लम बने होते हैं, बच्चे वहां पे बीमार होते हैं, और बस 1 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल होता है, पर उनके पास पैसे ही नहीं होते कि वो जाके अपना इलाज करा सके। तो जो एक्सेस है हेल्थ सर्विसेज को, वो एक मेजर प्रॉब्लम है। सो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज से रिलेटेड यहाँ पे टारगेट। फिर पोल्यूशन, हैजार्डस केमिकल से जो डेथ होती है उससे रिलेटेड, एम्बिएंट एयर पोल्यूशन से रिलेटेड एक इंडिकेटर लिया गया है। फिर अनसेफ वाटर, सैनिटेशन, हाइजीन सर्विसेज, इससे होने वाली मोर्टेलिटी के लिए एक इंडिकेटर लिया गया। अब आते हैं मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। तो पहला मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इसमें सजेस्ट किया गया टबैको कंट्रोल। देखो टबैको एक रिस्क फैक्टर है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के लिए, इवन कम्युनिकेबल भी, जैसे ट्यूबरकुलोसिस। तो टबैको को अगर हम कंट्रोल करते हैं तो काफी हम अपने बीमारियों की रोकथाम, प्राइमरी लेवल पे ही बीमारियों की रोकथाम कर सकते हैं। फिर दूसरा, वैक्सीन्स और मेडिसिन की रिसर्च और डेवलपमेंट को सपोर्ट करने का मींस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन टारगेट लिया गया। इसमें फोकस में आ जाता है दोहा डिक्लेरेशन ऑन द ट्रिप्स एग्रीमेंट एंड पब्लिक हेल्थ। दोहा डिक्लेरेशन में दोस्तों क्या है कि फॉर एग्जांपल कोई पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी आ जाती है, जैसे अभी कोविड-19 पेंडेमिक आया था, तो ट्रिप्स एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग कोई वैक्सीन जैसे किसी ने बनाई तो उसे ऐसे पेटेंट नहीं कर सकते। ट्रिप्स एग्रीमेंट में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, पर जो दोहा डिक्लेरेशन है, दोहा डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंग आप ऐसे पब्लिक हेल्थ के रास्ते में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को नहीं ला सकते। मतलब यहाँ पे पब्लिक हेल्थ की बात आ रही है, तो उसके रास्ते में आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को नहीं ला सकते कि आपने कोई वैक्सीन पेटेंट करवा ली और जो है पूरा वर्ल्ड उसे यूज ही नहीं कर पा रहा है। ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए। इसलिए कि कहीं कोई डेवलपमेंट हुई है, कोई वैक्सीन बनी है, तो और भी देश उसे बना सकें, और भी देश उसे यूज कर सकें। तो वहां पे ये दोहा डिक्लेरेशन ऑन ट्रिप्स एग्रीमेंट है। फिर तीसरा जो मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन था, तीसरा मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन हेल्थ वर्कफोर्स है। अब बीमारियों की रोकथाम के लिए हमें हेल्थ वर्कफोर्स चाहिए, डॉक्टर्स, नर्सेस, हेल्थ वर्कर्स, इन सब की जरूरत है। तो देयर शुड बी हेल्थ फाइनेंसिंग, कि उनको रिक्रूट करना है, उनकी ट्रेनिंग करवानी है, और इवन उनकी रिटेंशन के लिए भी। तो ये एक मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन था। फिर लास्ट है कि ग्लोबल हेल्थ रिस्क को टैकल करने के लिए जो अर्ली वार्निंग
सिस्टम है। इसमें इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस फोकस में आ जाती हैं कि कहीं किसी कंट्री में अगर कोई एपिडेमिक स्प्रेड होता है, कोई पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इरप्ट होती है, तो उसको रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है। जैसे कोविड-19 के टाइम में आपने देखा होगा कि काफी लोग चाइना को ब्लेम करते हैं कि उसने टाइमली रिपोर्ट नहीं किया। रिपोर्ट नहीं तो कंट्रोल काफी किया जा सकता था। अभी आज की डेट में भी नए नए म्यूटेशंस इमर्ज हो रहे हैं कोविड-19 वायरस में, और नई नई बीमारियां जगह जगह इरप्ट हो रही हैं। तो उनको जो टाइमली रिपोर्टिंग है किसी भी पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम की, कोई नया एपिडेमिक कहीं पे ब्रेक हो रहा है, तो वो इस इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस में है। तो दोस्तों ये हमने ब्रॉडली हमने देख लिया SDG 3 के बारे में, उससे रिलेटेड टारगेट्स और इंडिकेटर्स के बारे में। अगर आप इसे डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। अब हम थोड़ा सा वापस आ जाते हैं अपनी सोशियो पॉलिटिकल डिस्कशंस में, पर उससे भी पहले हम देख लेते हैं कि SDG 3 के अलावा जो बाकी SDGs हैं वो कैसे हेल्थ से रिलेटेड है। तो फिर से मैं कहूंगी सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ वाली वीडियो जरूर देखिएगा। तो SDG 1 नो पॉवर्टी, ऑफ कोर्स कि अगर आप गरीबी की रोकथाम करते हैं तो हेल्थ अपने आप इम्प्रूव होगी लोगों की, लोग अच्छा खा सकेंगे, अच्छे से रह सकेंगे, उनकी हेल्थ इम्प्रूव होगी, उनको उनके पास इलाज करवाने के पैसे होंगे। सिमिलरली अगर आप हंगर को कंट्रोल करते हैं, लोग पेट भर के खाना खाएंगे, उनकी इम्यूनिटी इम्प्रूव होगी, उनकी सेहत अच्छी होगी, हेल्थ पे सीधा सीधा असर डालता है। फिर एजुकेशन अगर इम्प्रूव होती है तो हेल्थ लिटरेसी भी बढ़ती है, उनको नॉलेज होगी कि मेरी हेल्थ के लिए क्या अच्छा है, मेरी हेल्थ के लिए क्या बुरा है, हेल्थ पे सीधा सीधा असर डालता है। फिर बच्चों जेंडर इक्वेलिटी, अगर हम वुमेन को एम्पावर करते हैं, जेंडर इक्वेलिटी की बात करते हैं, तो औरतें न केवल अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रख पाएंगी बल्कि अपने बच्चों की सेहत का भी अच्छे से ध्यान रख पाएंगी। फिर क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लोग फिल्थी कंडीशंस में रह रहे हैं कि वहां पे कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, कोई सीवेज सिस्टम नहीं है, कोई क्लीन उनको ड्रिंकिंग वाटर नहीं अवेलेबल है, तो ऑफ कोर्स बीमारियां फैलेंगी, वो सबके लिए एक खतरा है। तो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन सीधा सीधा हमारे हेल्थ से रिलेटेड है। फिर डिसेंट वर्क, अब सबको अधिकार है कि उनको एक डिसेंट वर्क दिया जाए जिसको करके वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। तो सीधा सीधा इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो वो अपनी हेल्थ का ध्यान रख पाएंगे और हेल्थ सर्विसेज को एक्सेस कर पाएंगे। फिर सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, तो दोस्तों यहाँ पे हमारी एक वीडियो जरूर देखिएगा, सिटीज एंड हेल्थ। वहां पे हमने बात किया गया है कि कैसे जो सस्टेनेबल सिटीज हैं वो हेल्थ से कैसे रिलेटेड है, डिटेल में इस वीडियो में समझाया गया है, आप प्लीज जरूर देखिएगा। और फिर अगला है क्लाइमेट एक्शन, इसमें भी हमारा क्लाइमेट एंड हेल्थ को लेके एक वीडियो है, वो भी प्लीज आप जरूर देखिएगा, जिसमें क्लाइमेट को हेल्थ से रिलेट करते हुए डिटेल में उसको समझाया गया है। तो ये सब जो बाकी गोल्स हैं जो कि इनडायरेक्टली रिलेटेड है हेल्थ से और हेल्थ के ऊपर असर डालते हैं। अब दोस्तों हमने MDGs की लिमिटेशंस के बारे में पढ़ा था, तो कुछ ना कुछ चैलेंजेस तो SDGs में भी हैं हमारे पास, बल्कि काफी चैलेंजेस हैं SDGs को लेकर हमारे सामने। आइए इन चैलेंजेस को डिस्कस करते हैं। काफी स्कॉलर्स ने काफी चैलेंजेस पॉइंट आउट किए हैं। तो पहला तो यह है कि पैसा कहाँ से आएगा। अब इतना सब कुछ हमने गोल रख लिए, इतना सब हमें सुधार करना है अपने समाज में, हेल्थ को लेके, गरीबी को लेके और सब, तो पैसा कहाँ से आएगा। फिर वही जो बात पहले की गई कि मंचारे कंसेंसस में बोला तो गया कि एक फंड बनाया जाएगा और डेवलपिंग नेशंस की मदद की जाएगी, देन अगेन लोन्स, डेब्ट्स, लोन कंडीशनैलिटीज और वो सब बातें आ जाती हैं। एक और आइडिया रखा गया कि एक इंटरनेशनल टैक्स बॉडी बनाई जाएगी, इंटरनेशनल टैक्स बॉडी बनाई जाएगी जिसमें कि देशों के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा कि
जो देश जिस देश की जितनी जीडीपी है, जितना कमाई इनकम है जिस देश की, उस देश को उस हिसाब से टैक्स देना होगा। वो एक फंड बनाया जाएगा जिस फंड से डेवलपमेंटल गोल्स के तरफ काम किया जाएगा। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके लिए इस बात को मानना थोड़ा सा मुश्किल, आई थिंक काफी मुश्किल था और है भी। अगले चैलेंज की हम बात करते हैं तो कुछ कमर्शियल इंटरेस्ट भी हैं। फॉर एग्जांपल एसडीजी 3 में हमने मींस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन में पढ़ा कि वैक्सीन और ड्रग्स पे रिसर्च को प्रमोट करना और उन्हें सपोर्ट करना। पर यहाँ पे अब जो वैक्सीन कंपनीज हैं उनके कुछ कमर्शियल इंटरेस्ट आ जाते हैं, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनके कुछ कमर्शियल इंटरेस्ट आ जाते हैं, बिकॉज आफ्टर ऑल प्रॉफिट मेकिंग को लेके एक मोरल डायलेमा तो हमारे हेल्थ केयर में होता ही है, जो कि वाइडली काफी स्कॉलर्स ने डिस्कस किया है। फिर गोल्स को लेके आपस में ही कुछ ट्रेड ऑफ्स भी हैं। फॉर एग्जांपल हम एक तरफ बात करते हैं हंगर को एलिमिनेट करने की, और दूसरी तरफ हम बात करते हैं एनवायरनमेंट की। अब अगर हंगर को एलिमिनेट करना है तो एग्रीकल्चर को एक्सपेंड करना होगा, जिसके लिए पेड़ काटने होंगे, तो फिर एनवायरनमेंट अफेक्ट होगा। तो आपस में भी कुछ ट्रेड ऑफ्स हैं। फिर डिफरेंशियल डेवलपमेंट की हमने एमडीजीज में भी बात की थी। यहाँ पे भी हम दोबारा से वही बात है कि जो अमीर लोग हैं वहाँ पे हेल्थ अच्छी होती है, और जो गरीब लोग हैं वो सिर्फ सर्वाइवल के सिवाय और कुछ सोच नहीं पाते हैं। और यही होता है ग्लोबली। जब हम देखें डेवलप्ड नेशंस एज कंपेयर टू डेवलपिंग नेशंस, या फिर विद इन कंट्रीज हम एक डेवलप्ड स्टेट को देखें एज कंपेयर टू डेवलपिंग स्टेट, या विद इन अ स्टेट या विद इन अ सिटी अगर हम स्ट्रेटास बनाएं वेल्थ इंडेक्स के अकॉर्डिंग, तो जो अपर स्ट्रेटा है वहाँ पे गोल्स टारगेट्स अचीव हो जाते हैं, जबकि जो लोअर स्ट्रेटा है वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हैं, जो सामाजिक मुद्दे हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो सब ज्यों के त्यों बने रहते हैं। फिर एक चैलेंज है डाटा कलेक्शन एंड मॉनिटरिंग का। तो काफी स्कॉलर्स ने कुछ ऐसे टारगेट्स और इंडिकेटर्स पॉइंट आउट किए जिनको कि मॉनिटर करना काफी मुश्किल था, कि वहाँ कैसे हम डाटा कलेक्ट करेंगे, कैसे उसे मॉनिटर करेंगे। और फिर कुछ रेलेवेंट इंडिकेटर्स के लिए भी उन्होंने कहा कि जरूरत है कुछ रेलेवेंट इंडिकेटर्स की। और जैसे कि सारे हमारे हेल्थ में अगर हम देखें, हेल्थ में मोस्टली हमारे इंडिकेटर्स मोर्टेलिटी, इंसिडेंस, प्रेवलेंस, मोर्टेलिटी इसी के अराउंड घूमते हैं, जबकि क्वालिटी ऑफ लाइफ की यहाँ पे कहीं बात ही नहीं होती है। तो जो रेलेवेंट इंडिकेटर्स है कि मतलब एक शताब्दी हो गई है कि हम अभी इन्फेंट मोर्टेलिटी और मैटरनल मोर्टेलिटी की ही बात करते हैं। पर अगर बच्चे की मौत नहीं हुई है या माँ की मौत नहीं हुई है, लेकिन क्या बच्चा हेल्दी है, क्या माँ हेल्दी है, कहीं उन्हें अनीमिया तो नहीं है, बच्चा लो बर्थ वेट तो नहीं पैदा हुआ, कोई कुछ डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स तो नहीं है, बर्थ डिफेक्ट्स तो नहीं है, डेवलपमेंटल डिलेज तो नहीं है। तो इन सब चीजों तक हम अभी तक आए नहीं हैं। तो ये सब चैलेंजेस हैं कुछ हमारे सामने। पर ऐसा नहीं है कि इन चैलेंजेस को ओवरकम नहीं किया जा सकता, या हमारी गाड़ी जाके कहीं इन चैलेंजेस के आगे रुक जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ प्रोस्पेक्ट्स भी हैं। तो पहला प्रोस्पेक्ट तो खुद ग्लोबल पार्टनरशिप ही है, क्योंकि जो भी सोल्यूशन निकलेगा वो ग्लोबल पार्टनरशिप से ही निकल सकता है। इंटरनेशनल अलायंस बहुत क्रूशियल है। अब यहाँ पे ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस को अपने स्ट्रेटजीज इस तरह से अलाइन करनी पड़ेगी कि वो इन चैलेंजेस को ओवरकम कर सके। फिर आज की डेट में जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि टेक्नोलॉजी हैज एमर्ज्ड एज अ गेम चेंजर। टेक्नोलॉजी एक गेम चेंजर है। बहुत से ऐसे सॉल्यूशंस टेक्नोलॉजी ने हमें दिए हैं जो कि लो कॉस्ट भी हैं,
और बहुत ही कम कॉस्ट में, बहुत ही इकोनॉमिकल तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए हैं। फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर में ही देखें तो बहुत से जो इन्फेंट इंक्यूबेटर्स हैं, और इंक्यूबेटर्स हो गए, वेंटिलेटर्स हो गए, और बहुत सी ऐसी, फॉर एग्जांपल ORS को अगर हम लें, ORS एक इतनी एकदम सिंपल टेक्नोलॉजी है जिससे कि हम जब अगर हम 60s-70s में देखें तो डायरिया से इन्फेंट मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा थी, जिसको कि प्रिवेंट करने में काफी मदद मिली। तो बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हैं जो एक गेम चेंजर साबित हुई हैं, जिन्होंने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर, चैलेंजेस को ओवरकम करने में काफी मदद किया है। फिर सिविल सोसाइटी एंगेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ग्लोबल लीडर्स हैं, जो गवर्नमेंट्स हैं, दे शुड मेक श्योर कि सबकी आवाज सुनी जाए। जो डिबेट्स हो रही हैं, क्रिटिसिज्म हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है, तो वो सब आवाजें सुनी जाए, उन मुद्दों को एड्रेस किया जाए। NGOs, कम्युनिटी ग्रुप्स, एक्टिविस्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और गवर्नमेंट को या वर्ल्ड लीडर्स को लगता है कि दे आर अकाउंटेबल, कोई है जो उनसे क्वेश्चनिंग करता है, कोई है जहाँ पे आपको जवाब देना है, आप जवाब दे हो। तो सिविल सोसाइटी एंगेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो विद दिस आई एंड माई प्रेजेंटेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, और बाकी वीडियोस भी देखिएगा हमारे चैनल की। तो और यहाँ पे चैनल का एड्रेस दिया गया है, यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल। ओके, थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम इन अदर वीडियो। बाय बाय। थैंक्स फॉर